नमस्कार दोस्तों। हम हमारे YouTube चैनल पर प्रारंभ करने जा रहे हैं राजस्थान व भारत का सामान्य ज्ञान। और इस सीरीज के तहत सबसे पहले हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान ही क्यों भाई? इसके पीछे कारण है क्योंकि अगर हमारा नींव मजबूत होगी तो घर अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। और जहां तक मैंने देखा है, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी है उनकी सामाजिक में कोई बेहद खास अच्छी रुचि रहती नहीं है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसके अंदर जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है कक्षा 10 की इतिहास की पुस्तक, जिसका नाम है भारत व समकालीन विश्व। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सदैव ही या कम आंका गया है, जबकि इतिहास पावरफुल सब्जेक्ट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती है। हमारा जो जीवन है वो लगातार चलता रहता है। अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे तो उसके अंदर से जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं उनको वहां से हम सीख ले सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके ऐसी बहुत सी घटनाएं, ऐसे बहुत से कार्य करने से बच सकते हैं जो हमारे पूर्वजों ने किए थे, या जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की थी, या जहां से उन्होंने कुछ अच्छा काम किया था वहीं से हम वो गुण भी धारण कर सकते। हाँ तो टाबरो, आप अपना पहला पाठ पढ़ांगा। पाठ नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यूरोप नक्शे में है कहाँ। जब हमें ये नहीं पता होगा यूरोप नक्शे में कहाँ है तो हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है वो इमेज बनेगी नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नक्शे को हल्का फुल्का देख लेंगे ताकि उससे हम जब बात करें तो हम रिलेट कर पाएंगे वो चीज कहाँ पर है। तो उसके लिए हम बनाते हैं सबसे पहले नक्शा। देखो, कोशिश करूंगा आप हल्को फुल्को सेम को सेम तो बन बनाओ बोर्ड पे, लेकिन ट्राई करूंगा। ऊपर की साइड है, ये ऊपर उत्तर अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। नीचे की साइड चलांगा तो इस साइड में मिर्ची की टांग सी लो, और आपनो दक्षिण अमेरिका। अब देखो, एक क्यों पढ़ाया जा रहा है जबकि आपने भी वास्तव में है बुक के अंदर कड़े भी मानचित्र वगैरह विश्व को नहीं। एक पीछे कारण वो है कि जी मैं यूरोप बोलूं तो थारे दिमाग में ऑटोमेटिक एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए कि हाँ भाई इस साइड के एरिया की बात हो रही है। जी मैं एशिया बोलूं तो पता होना चाहिए इस साइड की बात हो रही है। इसके लिए पहला आप नक्शा थोड़ा बहुत पढ़ना का मतलब वो है कि आपने दिमाग में होना चाहिए, रटना की, याद करना की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं, बस यहाँ होना चाहिए हल्को फुल्को, यहाँ भी वही साइड है वही साइड। आगे चला तो इस साइड में है यूरोप। मैदान खुद ही तैयार करा देशो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लियो तो। यानी उत्तरी अमेरिका के जस्ट पास में है यूरोप। नीचे की साइड आवा तो इस साइड में है ई टाइप से, वो थोड़ा सा गलत पड़ गया, अफ्रीका। यहां महाद्वीप की बात हो रही, किसी भी देश की बात नहीं हो रही है। यूरोप के आगे चलेंगे तो इस साइड है एशिया। एशिया हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा जो दूसरा पार्ट है भारत में राष्ट्रवाद, उसके अंदर हमारे ये काम आएगा, क्योंकि यहां पर है भारत और ये है पूरा एशिया। अगर उसके नीचे चलेंगे, यहां है ऑस्ट्रेलिया। और इसके नीचे जो हमारे वो काम आएगा नहीं, क्योंकि 7 द्वीप होते हैं, उसमें से नीचे वाला हमारा काम करने का। सबसे मेन इनके अंदर ये मान लो कि ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया। ये भी ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये तो अच्छे अच्छे काम आएंगे भाई। हर पार्ट में अलग अलग तरीके से ये काम आएंगे ही आएंगे। चलो अब प्रारंभ करते हैं हम पाठ। इन हल्को फुल्को दिमाग में डालिए। अब देखो, यूरोप की बात करा तो सबसे पहले मैं पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी यूरोप की बात हो रही है। बोले अपना यूरोप, ये पूरा जो पार्ट है ये सिर्फ 3, उस समय उनको देश नहीं बोल सकते, अब तो वो देश हो गए, स्वतंत्र देश हो गए, उस समय उन्हें देश नहीं बोल सकते, लेकिन 3 देशों के आज के आधार पर बात करें तो 3 देशों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। एक फ्रांस, दूसरा इटली और तीसरा जर्मनी। यानी इन 3 देशों के आसपास के अंदर ही ये पूरे का पूरा पार्ट सिमट के रह गया है। तो इसके अंदर पहला शब्द था यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र यानी देश, राष्ट्र यानी देश, यानी जब भी किसी भी देश के लोगों में उस देश के जो निरंकुश राजा होते हैं उनके प्रति मान लो, या जो वहां पर सरकार काम कर रही है उस सरकार के प्रति मान लो, जब विरोध की भावना जागृत हो जाती है तो उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। यानी सीधी भाषा में बोलूं तो जब किसी के अधिकारों का हनन होता है,
जब किसी से उसके अधिकार छीन ले जाते हैं, उसे दबाया जाता है, तो वो उस सरकार के या उस राजा के खिलाफ हो जाता है और अपना विरोध जो है वो विद्रोह के रूप में प्रदर्शित करता है और उसकी डिमांड होती है कि उसे यहां से हटा दिया जाए। उसे ही बोलते हैं यूरोप, उसे ही बोलते हैं राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद का बेसिक अर्थ समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद का बेसिक अर्थ यह होता है कि जब किसी देश के लोगों में वहां के निरंकुश राजा, वहां की सत्ता के खिलाफ जब विद्रोह या विरोध की भावना जागृत हो जाती है, उसे बोलते हैं राष्ट्रवाद। अब यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था फ्रांस। कहां से हुआ था? फ्रांस से। इसलिए फ्रांस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कहां से स्टार्ट हुआ था? फ्रांस से। कब हुआ था? लगभग 1789 ईस्वी में सबसे पहले जो है वो यह विद्रोह देखा गया था। फ्रांस में 1789 ईस्वी में विद्रोह देखा गया था और इसमें जो वहां के क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी तो समझो हो, जो विद्रोह करेंगे, उन क्रांतिकारियों ने क्या किया? उन क्रांतिकारियों ने कहा कि हमें एक इस प्रकार की सरकार नहीं चाहिए, हमें एक इस प्रकार का राजा नहीं चाहिए जो हमारे अधिकारों का हनन करे। हम एक इस प्रकार की सत्ता स्थापित करेंगे जिसके अंदर सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, किसी को भी उसके जन्म के आधार पर, उसके वंश के आधार पर विशेष अधिकार प्राप्त ना हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, प्लस यहां तक नहीं, सभी को समान अधिकार भी प्राप्त हो और उस सरकार का निर्माण या चुनाव भी कौन करेगी? वो भी जनता करेगी। अब नॉर्मल बात है, फ्रांस का है तो इनकी मुख्य भाषा क्या होनी चाहिए? फ्रेंच। तो इन्होंने ये नियम रखा कि 1789 में जब इन्होंने वहां पर विद्रोह प्रारंभ किया तो इन्होंने कहा कि हमें इस प्रकार का राज्य, इस प्रकार का राजा नहीं चाहिए जो कि हमारे अधिकारों का हनन करे या हमारे पर उतना ध्यान नहीं दिया जाए। हमें एक इस प्रकार की सत्ता का निर्माण करना है जिसके अंदर हमारे अधिकार सुरक्षित हो और प्लस में सभी को समानता का अधिकार दिया जाए। और ये कैसा होगा? ये तभी होगा जब उन लोगों को कौन चुनेगा? हम चुनेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि जनता ही है वही सरकार बनाएगी और हमारे मुख्य भाषा कौन सी होगी? फ्रेंच। लेकिन इन्होंने यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने इसके साथ एक काम और किया। इन्होंने क्या कहा कि हम सिर्फ वो फ्रांस की बात नहीं करेंगे क्योंकि उस समय पूरे यूरोप के अंदर लगभग राजा ही कार्य कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि हम सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप की बात नहीं, फ्रांस की बात नहीं करेंगे, हम पूरे यूरोप को ही साथ लेके चलेंगे और पूरे यूरोप के अंदर जो है जहां पर भी निरंकुश राजा राज कर रहे हैं उनको वहां से हटाएंगे, वहां पर नए राष्ट्रों का निर्माण करेंगे और वहां पर उन लोगों को उनके हिसाब से जीने के लिए स्वतंत्र करेंगे। सभी को ये सिखाएंगे, सभी को ये समझाएंगे कि सभी जो हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़े, सभी को बराबरी का अधिकार मिले। इसके लिए जो निरंकुश राजा हैं उनको गद्दी से हटाया जाएगा और सामान्य जनता जो है वही अपनी सरकार चुनेगी जो उनके हितों का ध्यान रखे। अब यहां से देखो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि इतिहास जो है वो सीखने की सबसे अच्छी जगह है। कैसे जगह है? अभी तक हमने 2 या 3 मिनट जितने भी मिनट का पढ़ा है उसके अंदर ही यहीं से एक सबसे बड़ी सीख मिल रही है। यूरोप के जो क्रांतिकारी है वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, यानी उनकी खुद की स्थिति वैसे देखें तो भाई खराब ही है कि वो खुद किसी के अंडर में है, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम हमारे साथ साथ उन लोगों के बारे में भी प्रयास करेंगे जो यूरोप के अंदर रह रहे हैं। यानी ये अपने से पहले अन्य लोगों का सोचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी भावनाओं से एक भावना होती है। अगर हम किसी भी धर्म के अंदर जाके उसके धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उनमें भी ये बात कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी कि अपने से पहले अन्य लोगों के बारे में सोचना चाहिए। यानी अपनी भलाई हो, बढ़िया बात है, अपने लिए अच्छा करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहना है। इस संसार में जो व्यक्ति आया है उसका प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने साथ साथ अपने समाज साथ साथ अपने परिवार साथ अपने जिस राष्ट्र में रह रहा है उनके बारे में अगर थोड़ा बहुत भी सोच सके या कर सके तो उसको उसके लिए करना चाहिए। चलो आगे चलो, बात होगी इतनी नॉर्मल सी बात। यानी यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ कि यूरोप में जो लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, जो फ्रांस से उन्होंने स्टार्ट किया था 1789 के अंदर, उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई 1789 के अंदर हम यहाँ पर क्रांति विद्रोह कर रहे हैं जिसके तहत हमें ये अधिकार चाहिए और हमें हमारे लिए नहीं, हमें पूरे यूरोप के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ये अधिकार चाहिए, हम उन लोगों को भी सिखाएंगे। अब लेकिन हुआ क्या? भाई नॉर्मल सी बात है, अगर इनको विद्रोह करना है तो इनके लिए इन्होंने क्या किया? वही जो हर बार करते हैं, लोकगीत बनाएंगे, कुछ नारे वारे देंगे, कुछ छवियां वगैरह बनाएंगे और इन्होंने प्रयास प्रारंभ कर दिया। यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जोरों शोरों से जो है अपने अधिकारों के लिए जो है प्रयास प्रारंभ कर दिया। लेकिन इन्होंने इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत की, फिर एक भाई साहब आया जगह को नाम हो नेपोलियन। क्या नाम हो? नेपोलियन। ए भाई साहब सारी कहानी उपचू कर दी। क्या कर दी? ए जगह इतने दिन से मांग करा प्रजातंत्र की कि हमें प्रजातंत्र चाहिए। इन्होंने उसको उखाड़ कर फेंक दिया और फिर से फ्रांस के अंदर राजतंत्र ही प्रारंभ कर दिया कि ना, इसी कोई बात को नहीं, आप तो राजतंत्र से ही
रहेगा। और जो क्रांतिकारी क्रांति करे थे उनके द्वारा की गई सभी क्रांतियों को इन्होंने दबा दिया। लेकिन ये नॉर्मल सी बात है, अगर आपको कभी इतिहास में नेपोलियन पढ़ने का मौका मिला, देखना नेपोलियन ने काफी बड़ा साम्राज्य उस समय खड़ा किया था। अगर उसको देखें तो इसके तहत ये तो एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई बंदो दिमाग आ रहा तो इसने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो तभी विद्रोह करता है, तभी विरोध करता है जब उसको कोई ना कोई दिक्कत हो। भाई नॉर्मल सी बात, आज मैं मेरे घर आऊँ, थे तारा घर आओ, थाने बढ़िया खाने मिल रहे हैं, बढ़िया पीने मिल रहे हैं, बढ़िया खान में ईयरफोन लगा के रात में सो रहे हो, और कहीं चाहिए थे क्या मैं विद्रोह करूंगा। लेकिन अब बार थान सुबह पहले ना सोन देवे, ना ढंग से खान देवे, ना थाने ईयरफोन मंगाना सुन देवे, सीधी भाषा में बोलो तो कहना मतलब ये है कि जब हमसे हमारी सुख सुविधाओं को छीना जाता है, हमारे अधिकारों को छीना जाता है, तभी हम विद्रोह करते हैं, अन्यथा कोई ने केपड़ी है विद्रोह करके। तो इसको भी ये बात दिमाग में कि कुछ ना कुछ तो गलत कहीं ना कहीं पर तो है, तभी तो ये लोग विद्रोह कर रहे हैं, अन्यथा विद्रोह की जरूरत ही कहां पड़ रही है। तो इसने क्या किया, इसने जब उसके बारे में भाई अध्ययन करना प्रारंभ किया, अध्ययन करना मतलब पढ़ो किताबों में, यानी अध्ययन का मतलब है कि जब इनके बारे में जानना चाहा तो इसको पता चला कि हाँ भाई कहीं ना कहीं तो कुछ समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए इसने क्या किया, इसने नेपोलियन ने कुछ नियम बनाए, जिन नियमों को नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। नेपोलियन की संहिता, संहिता वास्तव में मालूम नाम दे रहा है, वास्तविकता में बनाया कुछ कानून है जिसको कई बार नेपोलियन संहिता नाम ने मिलकर 1804 की संहिता भी मिलता है। यानी या तो नाम मिल जाएगा आपको नेपोलियन की संहिता, या आपको नाम मिल जाएगा 1804 की संहिता। अब देखो इसमें इसने क्या किया, सबसे पहले इसने ये कहा कि भाई जो क्रांतिकारी है, जो इतना भाई मतलब आक्रामक हो रहा है, इतना विरोध कर रहा है, आगे जो डिमांड है भी डिमांड न सुनो। तो उनकी पहली डिमांड क्या थी, उन्होंने कहा कि सभी को समक्ष, सभी को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसने पहला नियम यही लागू किया कि सभी को समानता का अधिकार, सभी को समानता का अधिकार, सभी को समानता का अधिकार। यानी अभी मैं कोई खास बताने वाली बात होगा, फिर भी बता देता हूं थोड़ा बहुत। सभी को समानता का अधिकार का मतलब यह है कि जिन जो अपने जितने भी लोग रह रहे हैं फ्रांस के अंदर, बस सब ने एक समान अधिकार प्राप्त होगा। उनको किसी जन्म के आधार पर, जी बी टाइम क्यों करता, बी टाइम जो उच्च कुलीन वर्ग का लोग होया करता, जिन्हें आप अमीर लोग बोला, अमीर लोग मान लो, या फिर के मान लो जो पादरी लोग होया करता ना, पादरी ने बोला तो ईसाया में जी हाँ अपने पंडित जी हुए, और इस्लाम में जी मौलाना साहब होया करे, भी अकॉर्डिंग ही जो फादर होगा ना बने बोलिया करा आपा पादरी। तो उस समय क्या हुआ करता था कि जो पादरी वर्ग था, जो कुलीन वर्ग यानी जिन्हें अमीर लोग बोला, अमीर लोग थे, उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे अन्य सामान्य लोगों से। तो इसने क्या कर दिया नेपोलियन ने, उन सभी अधिकारों को खत्म कर दिया। उसने कहा किसी को भी जन्म के आधार पर, किसी को भी उसके वंश के आधार पर कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा, सभी को कानून के समक्ष एक समान अधिकार प्राप्त होगा। तो अब जैसे इसने ये कार्य किया, जो क्रांतिकारी थे, जो इतने दिनों से भाई मतलब भड़क रहा, वो ऑटोमेटिक शांत होंगे नहीं होंगे, क्योंकि उनका काम तो यही था, उनको भी बराबरी का अधिकार चाहिए था। तो उनका एक काम तो इसने कर दिया। दूसरा काम क्या किया, जो सभी के साथ होती है, हर बार किसी भी देश में हो, सबसे ज्यादा शोषित किसान होता है या कारीगर होता है। इसने उस पर काम प्रारंभ किया। इसने क्या किया, किसानों को जो भूदासत्व में थे, सबसे पहले उनको वहां से मुक्त करवा दिया। यानी किसान जो भूदासत्व कर रहे थे, इसने उसको बैन कर दिया, यानी उसको बंद ही कर दिया कि अब जो है किसान जो है वो भूदासत्व का कार्य, भूदासत्व में नहीं रहेंगे। भूदासत्व समझा तो भू यानी भूमि, दासत्व यानी जो भूमि का दास है। यानी सीधी आपली भाषा में बोला, मारवाड़ी में तो बंधुआ मजदूर को नाम सुनड़ो को ना, बंधुआ मजदूर भी क्या कहलाया करता, भूदासत्व के अंदर काम करना रहा कहलाया करता। तो इसने क्या किया, किसानों को जो भूदासत्व था उसको खत्म कर दिया। अब ये दो काम कर दिया। अब जो लोग जिनके लिए दो काम करे वे तो राज्य हो गया, लेकिन इसने एक गलत काम मान लो, गलत तो देखो नहीं बोल सकते, उस समय के अनुसार भाई इसके अपने विचार थे, सबके अपने अपने विचार, अपनी अपनी प्रकृति होती है, तो ये इसकी सोच थी। इसने क्या किया, साम्राज्यवाद की नीति अपनाई कि भाई आपना बोड़ो से बोड़ो राज होना चाहिए। साम्राज्यवाद की नीति की आपना बोड़ो से बोड़ो राज होना चाहिए। आ जमीन भी मेरी, रबा जमीन भी मेरी, रबा जमीन भी मेरी, रबा जमीन भी मेरी, वो राज्य भी मेरे, वो राज्य मेरे। इसने वो नीति बनाई। अब इसके तहत क्या चाहिए, साम्राज्यवाद है तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपको किसी राज्य को जीतना है तो युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध के लिए क्या चाहिए, सैनिक। तो इसने क्या किया, सैनिकों की भर्ती प्रारंभ की। अब एक तो है भर्ती कि भाई लो भाई भर्ती चालू होगी है आ जाओ, एक हुआ जबरन भर्ती। जबरन को मतलब भी तो समझ गए, यानी जबरदस्ती कि मैं सोते हूँ, सोते उठा सेना में जा मानना कौन जाऊं, मारियो चट्टो बिल साल क्यों कौन जाए जी। अपना बूढ़िया कई बार बताया करता कि भाई हाँ भाई पहला आया पकड़ पकड़ ले जाया करता भी हिसाब से ही इसने भी जबरन भर्ती प्रारंभ
कर दी। अब जिनके लिए इसने काम किया है वो तो हो गए इसके पक्ष में नेपोलियन के, क्या भाई आदमी चोखो, भाई बहुत चोखो आदमी है, बहुत बढ़िया काम कर, देखो सन बराबरी को अधिकार दे दियो, सन जो किसान आबा को भूदासो तो खत्म कर दियो। लेकिन इनने के थे थारी थारी गारे मारका तो देखो, माने सुत्या ने कोई मंजन करो बिन उठा के ले गया, कोई खेत में पानी दो बिन उठा के ले गया, कोई खेत में सुत्यो बिन उठा के ले गया, बाग बंदी करिए थाने। तो यानी क्या हो गया कि अब जो समाज था, जो उस समय की प्रजा थी, वो दो भागों में बंट गई, एक नेपोलियन के पक्ष में और एक नेपोलियन के विरोध में। अब तक तो मेरे कोई दिक्कत है क्या? आई बात समझ में? चलो आगे चलो। यानी नेपोलियन ने एक अच्छा खासा अपना राज प्रारंभ कर दिया, लेकिन 1815 के अंदर 1815 के अंदर क्या हुआ? 1815 के अंदर नेपोलियन का एक युद्ध हुआ था जिसके अंदर नेपोलियन की हार हो गई। और ये युद्ध किसने किया था? इसके साथ 4 राष्ट्रों ने किया था, 4 राष्ट्रों ने किया था, जिसमें एक था पर्सा, एक था ऑस्ट्रिया, एक था ब्रिटेन और एक था रूस। यानी इन 4 राष्ट्रों ने क्या किया? इसके साथ मिलकर युद्ध किया, जिस युद्ध में नेपोलियन की क्या हो गई? हार हो गई। नेपोलियन इस युद्ध में हार गया। अब यहां जैसे ही हारा, वहीं से इसकी समस्या खड़ी हो गई। नॉर्मल सी बात है, कोई भी आदमी है जो हारा को हारे, वहां तो समस्या खड़ी हुई। बाद में कौन बिना फूल का हार फिरा है? हार तो जितना दिन पिराना भी फिरा दिया, अब वो हार फिराया, बाद में कोई हार पे नहीं कौन जाए। तो यानी क्या हुआ? 1815 में नेपोलियन का एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में नेपोलियन को 4 राष्ट्रों से लड़ना पड़ा, जिसमें एक था पर्सा, एक था ऑस्ट्रिया, एक था रूस और एक था ब्रिटेन। इन चारों राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। जब नेपोलियन यहां से हारा तो देखो, युद्ध हारने के बाद 2 ही चीज होती है, या मृत्यु या समझौता। इसके साथ इन 4 राष्ट्रों ने क्या किया? समझौता किया, यानी संधि की। समझौते क्या बोलते हैं? संधि की। इस संधि, ये संधि कहां हुई? सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। तो इस जगह का नाम था वियना। क्या नाम था? वियना, यानी वियना की संधि। 1815 में जो है वियना की संधि हुई। वियना की संधि कब हुई? 1815 में। 1815 में वियना की संधि हुई। जब मैं बोलूं 2-3 बार कोई चीज बोलूं तो प्रयास करियो थे भी चीना 2-3 बार मन मन में, या जोर जोर से तो मत बोलियो, नहीं कर रोड़ा करेगा, मन मन में बिना बोलियो, बिस्की उसी बार बार में माइंड के अंदर सर्कुलेट होती रहती। तो यानी वियना की संधि 1815 में हुई। इस संधि के तहत क्या हुआ? देखो, इस संधि के तहत 2-3 काम करवाए गए। क्या काम करवाए गए? पहला काम, पूरा नाम के लिखा बार में, टाइम ज्यादा लगे, वीडियो लंबी बने जैसी। वियना की संधि, पहला काम क्या किया? जो भी इसके अधिकार में थे नेपोलियन के क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों को इससे छीन लिया गया। यानी इसने जो भी नए नए क्षेत्र जीते थे, उन सभी क्षेत्रों को इससे लेकर ये किसके हाथ में चले गए? वो जो 4 राज्य थे, उन चारों राज्यों ने 4 राष्ट्र थे, उन चारों राष्ट्रों ने अपने अंडर में ले लिया। यानी नेपोलियन जो था, उसने जो राज्य जीते थे, जो नए क्षेत्र जीते थे, उन सभी क्षेत्रों को इससे छीन कर और फिर से वो किसके अंडर में चले गए? चारों राष्ट्रों के अंडर में चले गए। एक काम। दूसरा काम देखो, ये काम इन्होंने बहुत ज्यादा चतुराई भरा किया। इसमें क्या किया? मान लो ओ फ्रांस आपने, एक बार सपोज करो कि ओ फ्रांस, ठीक है। अब ये फ्रांस में देखो क्यों मान लो आएगी सीमा, एक बार मान लो, कोई वास्तविकता में कोई नहीं है, समझाने के लिए, वो फ्रांस आएगी सीमा है। तो इन्होंने क्या किया? इन 4 राष्ट्रों ने फ्रांस की जो सीमा थी, इस पर कुछ नए राज्य बना दे। अब इससे क्या होगा कि भाई नया राज्य बनाने से क्या होती? इन राज्यों के अंदर जो नए राज्य बने थे, इसकी सीमा पर, फ्रांस की सीमा पर जो नए राज्य बने थे, इसमें इन्होंने अपने ही मान लो भेजे, सागारा मान लो, दोस्त मान लो, या समझ रहे हो ना, मतलब जो जानकार था, जो ऐसे लोग जो इनके पक्ष में थे चारों राष्ट्रों के, उन लोगों को जो है स्थापित कर दिया, उन राजाओं को स्थापित कर दिया जो इनके पक्ष में थे। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि अगर भविष्य में कभी फ्रांस विस्तार करने की कोशिश करेगा तो ये जो राज्य हैं, इन राज्यों के द्वारा उसका विस्तार नहीं होगा, क्योंकि ये सब किसके पक्ष में? इसके पक्ष में, जिससे इनको यहाँ पे बैकअप मान लो या सपोर्ट मान लो, वो सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। यानी इन्होंने दूसरा काम क्या किया? ये दूसरा काम था, ये पहले वाले से भी अच्छा था मेरे नजरिए से। सबकी अपनी दृष्टिकोण होती है, मेरे दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा था कि दुश्मन को इन्होंने यहाँ पर बांध दिया, भविष्य की सोचकर उसकी वर्तमान में उसका इंतजाम कर दिया। पहला काम नेपोलियन से उसका क्षेत्र ले लिया, कोई खास बड़ी बात को नहीं। दूसरा काम क्या था कि फ्रांस जो था, फ्रांस का जो सीमा का जो इलाका था, इस सीमा के इलाके में इन्होंने नए राज्यों का निर्माण कर दिया, जिससे क्या हुआ कि फ्रांस आगे विस्तार ना करे। 3 नंबर का काम क्या किया?
भी अब नेपोलियन तो हार गया, उसको गद्दी पर बिठा नहीं सकते। क्यों नहीं बिठा सकते? कई बार हारे हुए को बिठा देते थे संधि करके, लेकिन इसको इसलिए नहीं बिठा सकते कि उनको पता था कि जो व्यक्ति जो है एक क्रांति चल रही थी, जो एक विद्रोह चलता, उस विद्रोह को समाप्त कर फिर से अपना राज्य स्टेब्लिश करके एक साम्राज्य निर्माण कर सकता है, यानी वो व्यक्ति जीवन में या फिर भविष्य में फिर कभी हमारे लिए खतरे का सबब बन सकता है। तो इसके लिए इन्होंने पहले इसका कार्य कर दिया और इन्होंने नेपोलियन की जगह जो नया राजा बनाया वो था बुर्बो वंश का। किस वंश का? बुर्बो वंश का। यानी बुर्बो वंश ने क्या किया, यहाँ पर जो है वो राज करना प्रारंभ कर दिया। यानी वास्तविकता में तो वंश में तो वहां गद्दी पे तो कौन बैठा है? बुर्बो वंश। गद्दी पे तो कौन बैठा है? बुर्बो वंश बैठा है, लेकिन कार्य कौन कर रहा है? वो 4 राष्ट्र कर रहे हैं। आगे चलो देखो, अभी इन 4 राष्ट्रों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ नहीं कि इन 4 राष्ट्रों के जो सत्ता थी वो सत्ता किस प्रकार की थी। क्या वो सत्ता प्रजा के पक्ष में थी? क्योंकि अब नेपोलियन तो चला गया, तो अब जो विद्रोह था वो नेपोलियन से तो खत्म हो गया। अभी 4 राष्ट्र आएंगे। अभी अगर 4 राष्ट्र उनके पक्ष में होंगे, ये 4 राष्ट्र उनके पक्ष में होंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात क्या थी कि ये जो 4 राष्ट्र थे, अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो 4 राष्ट्र थे इनके अंदर जो सरकार थी वो इन क्रांतिकारियों के अगर पक्ष में होती, यानी ये जो कह रहे थे कि हमें समानता का अधिकार चाहिए, वो मिल जाता, तो उस सरकार को जनता चुनेगी, ये मिल जाता, तो ये क्या में विद्रोह करा, अब इनका काम हो रहा था। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो इनको फिर से विद्रोह करना पड़ेगा। अब इसकी हम जांच पड़ताल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो नई फ्रांस के अंदर जो सत्ता स्थापित हुई थी वो सत्ता थी रूढ़िवादी सरकार। रूढ़िवादी सरकार। अब देखो रूढ़िवादी सरकार की अगर बात करा, रूढ़ी ने क्या पकड़ोगा थे, यहाँ पकड़ोगे रूढ़िवादी को मतलब क्या कि जो अपना पूर्वजा से जो परंपरा चलती आ रही है, बोला पा रूढ़िवादी कि जहाँ लगातार ई वंश से ई पीढ़ी से पीढ़ी से जो लगातार परंपराएं चल रही है उनको बोलते हैं रूढ़िवादी परंपराएं। ठीक भी हिसाब से रूढ़िवादी सरकार थी। यानी इस शब्द से मैं थोड़ा पता चल रहा है कि सरकार की मानसिकता किस प्रकार की होगी। यानी इस सरकार का मानना यह था कि समाज के अंदर जो भी परंपराएं चल रही है, समाज में जो भी परंपराएं कार्य कर रही हैं, जो भी परंपराएं चल रही हैं, वो सभी परंपराएं सही है और उन्हीं परंपराओं के आधार पर समाज एक साथ रह सकता है और समाज को मतलब चलाने का ये सबसे उत्तम तरीका है। तो इसी प्रकार से परंपराएं चलनी चाहिए। यानी जो भी ऊंच नीच हो रही है, जो सभी समाज में होती है, वो ऊंच नीच जो उस समय हो रही है वहां पर, वो एकदम सही है। अब थे बताओ सही है कि ऊंच नीच? कोनी ने अपना आधार पर कोनी, लेकिन इनके आधार पर सही थी कि जो ऊंच नीच हो रही है वो सही है। समाज की कुछ ऐसी परंपराएं जिनमें मान लो कि किसी का शोषण हो रहा है तो वो भी सही है, क्योंकि समाज जो है उसके आधार पर चलना जरूरी है। व्यक्ति की पर्सनल सोच है, व्यक्ति की पर्सनल स्वतंत्रता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, समाज क्या चाहता है वो इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की सोच रूढ़िवादी सरकार की थी। तो यही एक जो पॉइंट है ऊंच नीच वाला, यहीं पर क्रांतिकारियों का सबसे विरोध होगा नहीं होगा, क्योंकि क्रांतिकारी कह रहे हैं कि सभी को एक समानता का अधिकार मिलना चाहिए और ये कह रहे हैं ऊंच नीच सही है। यानी इसके तहत क्या होगा कि जो कुलीन वर्ग था या जो पादरी वर्ग है या अन्य कोई भी वर्ग है जिनको पहले से कुछ विशेष अधिकार उनके जन्म के आधार पर प्राप्त है, वो तो अभी भी प्राप्त होंगे। जो राजा है उनको जो विशेष अधिकार प्राप्त है वो अभी भी प्राप्त होंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यानी टक्कर सीधी बात बोला तो ये क्रांतिकारी जो थे उनके विरोध की सरकार ही थी, यानी फिर से विद्रोह होगा ही होगा, पहली चीज। अब रूढ़िवादी जो समाज था या जो सरकार थी ये अपनी परंपराओं के आधार पर चलती, तो इसको पता चल गया था कि भी अपन ये चाह रहे हैं। अभी नॉर्मल सी बात है, आप अगर खड़े भी जाओ तो पहला वहां के लोगों के बारे में जानते हैं, तो इसको पता चल गया कि यहाँ की जो प्रजा है वो पहले भी इस प्रकार से विद्रोह कर चुकी है। अब हम फिर से यही ऊंच नीच वाला सिस्टम लेके आएंगे तो निश्चित रूप से पुनः विरोध करेगी, इसलिए सबसे पहले तो इनको ही खदेड़ो। इसके लिए पहला काम क्या किया कि जो भी वहां पर जो लोकगीत थे, जो वहां पर पत्रिकाएं आ रही थी, जो अखबार आ रहे थे जिनके अंदर क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत भी बताया जाता था या क्रांति की तरफ लोगों को ले जाया जाता था, उन सभी को इसने क्या कर दिया, बैन कर दिया। एक काम भी कोई पढ़ेगा ही नहीं, कोई जानेगा ही नहीं तो क्रांति फैले कैसी, एक काम। दूसरा जड़ परवार। किस परवार? जड़ परवार कि क्रांति जो कर रहे हैं आने गालों ने भी जो क्रांतिकारी है इनको ही गिरफ्तार कर लो। अगर ये गिरफ्तार ही हो जाएंगे तो क्रांति के बारे में बताएगा कौन, क्रांति का नेतृत्व कौन करेगा? तो यानी इन्होंने 2 काम किए। पहला काम क्या किया कि सबसे पहले तो आप ये करो, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप जो इनके चल रही जो न्यूज चल रही है उनको बंद कर दो ताकि लोग इनके बारे में जान सके। पत्रिकाओं में कुछ आ रहा है
उनको बंद कर दो, ताकि लोग इनके बारे में जान ना सके। कोई अखबार में आ रहा है, कोई रिपोर्ट आ रही है, कोई प्रकाशन आ रहा है, जो कुछ भी इनसे संबंधित आ रहा है, जिससे या तो क्रांतिकारी के बारे में पता चले, या फिर क्रांति जिनसे भड़क रही है या क्रांति जिससे होगी उन सब के बारे में पता चल जाए, तो उनको बंद कर दो। दूसरा काम, ये जो क्रांति कर रहे हैं अनिल बढ़ेगा, यानी अन है डालो जेल का माइन चलो, तो इनको जेल में डाल दो, इनको गिरफ्तार कर लो। इन्होंने ये दो काम प्रारंभ किए। जैसे ही इन्होंने ये किया, अब नॉर्मल सी बात है, यानी अब क्या कर रहे हैं, रूढ़िवादी सत्ता में आए, वो धीरे धीरे अपना शिकंजा कसने का प्रयास कर रहे हैं। उधर जैसे जैसे ये प्रयास करेंगे, वैसे वैसे यूरोप में राष्ट्रवाद प्रारंभ होगा। यूरोप में राष्ट्रवाद प्रारंभ होगा। आप किसी को ये मान लो कि एक बार हम बड़ा जना बता चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप किसी भी समाज को, किसी भी तबके को, किसी भी वर्ग को, कोई भी हो, या कोई किसी देश को जितना ज्यादा शोषित करोगे, जितना ज्यादा दबाने का प्रयास करोगे, समय आने पर वो उतना ही ज्यादा निखर कर सामने आएगा। चाहे वो किसी भी प्रकार का समाज हो, किसी भी प्रकार का देश हो, किसी भी प्रकार का वर्ग हो। तो यूरोप में जब राष्ट्रवाद के जो लोग थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, वो जैसे जैसे इनको दबाने का प्रयास कर रहे थे, ये लोग भी उतना ही ज्यादा प्रयास कर रहे थे अपने अधिकारों को पाने के लिए। अब देखो यूरोप में क्या, उस समय दो प्रकार के लोग थे, एक कुलीन वर्ग, कुलीन न समझोगे तो अमीर लोग, अमीर आदमी, आपली भाषा बोलो तो अमीर आदमी। दूसरा निम्न वर्ग, यानी गरीब आदमी। अब नॉर्मल सी बात है, चाले की जिकन पिसा सी आ, तो देखो संसार को नियम है, संसार में चल रही है कि पैसा है तो सब कुछ है। तो यानी कुलीन वर्ग जो है, जो अमीर आदमी है, वे जो है बाको भी टाइम बड़ा सत्ता चल रही ही, प्रभुत्वशाली संपन्न लोग बेटा, समृद्ध लोग बेटा, ए लाई गरीब आदमी, कोई किसान हो गया, कोई कारीगर हो गया, जो छोटा मोटा लोग है वे सब इसमें, वो सब इसमें थे, कुलीन वर्ग में था। अब इनके बीच में क्या हुआ कि जब शहरों का निर्माण हुआ, जब शहरों का विकास हुआ, तो क्या होगा, शहरों का विकास होगा तो उनमें क्या कारखाने लगेंगे, नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे भाई। अब इन कारखानों में क्या हुआ भाई, अमीर आदमी तो काम करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो कारखाने लगाएंगे। तो काम करने के लिए जो लोग जा रहे थे वो इस साइड से जा रहे थे, निम्न वर्ग के जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो इस साइड जा रहे थे। अब इनके अंदर जो शिक्षित लोग थे, छोटे मोटे भेजा, थोड़ा बहुत पढ़ेड़ा बे मान लो, या जो बढ़िया पढ़ेड़ा बे, सब यहाँ आकर कार्य करने लगे। जब वो यहाँ आकर कार्य करने लगे तो यहाँ पर एक नए प्रकार का वर्ग निर्माण हुआ, जिसके अंदर जो है शिक्षित लोग भी थे, कारखानों में काम करने वाले लोग थे, जो या मान लो जिनको महीने की सैलरी मिल रही थी, इस टाइप के लोग थे जो शिक्षित थे। कौन थे, शिक्षित थे। तो यहां पर एक नया वर्ग प्रारंभ हुआ जिसको बोला जाता है मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग, मध्यम वर्ग, यानी मिडिल क्लास, जिसकी सबसे ज्यादा हालत खराब रहती है। ये जो मध्यम वर्ग था, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर कंबाइंड हो गया, इसमें ना ज्यादा अमीर है ना ज्यादा गरीब है, ऐसे भी नहीं जिनको अपने अधिकारों का पता नहीं है, ऐसे भी नहीं है जिनको अधिकारों का पता और दूसरे के अधिकारों को छीनना कैसे वो भी पता है। इसमें वो लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो थे, इनमें शिक्षित लोग भी थे, तो इनमें ऐसे मजदूर लोग भी थे। तो यानी इनके पास, या मान लो कि भाई इनके पास दोनों प्रकार की पावर थी, इनको अपने अधिकारों का ज्ञान भी था और वो लोग भी थे जिनको ये अपने साथ लेकर उस प्रकार का विद्रोह कर सकते थे। तो ये जो नया वर्ग था, सारी ये मान लो कि जितने भी प्रकार का विद्रोह हुआ है, जो भी क्रांतियां हुई हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान मान लो, या प्रारंभ मान लो, या बीज मान लो, वो इन्हीं लोगों ने लगाया था। यानी जो क्रांति का सूत्रपात हुआ था, जो वहां पर जो विद्रोह हो रहा था, वहां पर जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही थी, किए घुमा लियो कि नहीं बात भाई कहना, मतलब सीधी भाषा में दो शब्द में क्यों, तो राष्ट्रवाद प्रारंभ करने वाले यही लोग थे, जो मध्यम वर्ग था। इन्होंने उस पूरे नेतृत्व का, उनको पूरे को संभाला और उसका नेतृत्व किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक शब्द पकड़ा जो था उदारवाद। क्या पकड़ा, उदारवाद, यानी काइंडनेस, इंग्लिश में बोलो तो काइंडनेस। इंग्लिश में क्यों बोले कि काइंड शब्द लगभग सबको सुनेडो है, उदार तो क्यों सुनेडो, काइंड यानी दया। यानी उदारवाद लोग क्या थे, इन्होंने भी अपने को, हर कोई भी व्यक्ति उसकी कुछ ना कुछ नियम, कुछ ना कुछ मांगी होगी, उदारवादी थे। इन्होंने, मध्यम वर्ग वाले लोग थे, इन्होंने उदारवाद को और राष्ट्रवाद को, इन दोनों शब्दों को साथ में कर दिया। उदारवाद का मतलब क्या था कि इनका पहला नियम वही था, समानता, सभी लोगों को इक्वलिटी चाहिए ही चाहिए। यानी इन्होंने भी कहा कि हमें समानता का अधिकार चाहिए, हमें जो है सभी के बराबर अधिकार चाहिए, किसी को भी उसकी जाति के आधार पर, उसके वंश के आधार पर, जो पादरी लोग हैं,
जो कुलीन लोग हैं, जिनको अधिक अधिकार दिए जाते थे, जिनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, वो प्राप्त नहीं होने चाहिए। सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, यानी सभी जो हैं वो एक समान होंगे। पहला तो काम इन्होंने किया ये कि भी हम सभी को समान अधिकार चाहिए। और दूसरा काम क्या किया इन्होंने? दूसरा काम इन्होंने ये किया, ये काम इन्होंने बढ़िया किया। अभी इन्होंने अपने अपने क्षेत्र के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी काम किया। अब आर्थिक क्षेत्र में काम क्यों किया? तो ये तो एक बात मान लो कि हर व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ होता ही होता है। ये तो इसलिए किया कि भाई समानता का अधिकार तो सभी को चाहिए, वो तो इनको भी चाहिए, मजदूर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए, सभी को चाहिए। जिनके पास है उनको विशेष अधिकार, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनके अलावा सभी को चाहिए। तो पहला पॉइंट तो रखा। दूसरा रखा आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में क्यों रखा? इसके पीछे सीधा सीधा कारण था क्योंकि यहाँ पर जो कार्य कर रहे थे वो सभी के सभी लोग जो थे व्यापारी वर्ग से या कारखानों से या सैलरी बेस्ड लोग थे। तो इनको जो है आर्थिक क्षेत्र को छेड़ना ही छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आर्थिक क्षेत्र में सुधार होगा तो निश्चित रूप से इनके जो वेतन है उसमें सुधार होगा ही होगा। इसलिए इन्होंने किनको छेड़ा? आर्थिक क्षेत्र को। किसको छेड़ा? आर्थिक क्षेत्र को। इसमें क्या कहा? इसमें कहा जो व्यापारी लोग हैं उनको सबसे पहले तो उनका जो आप टैक्स ले रहे हो, इतना जगह जगह पर जो टैक्स ले रहे हो उस टैक्स को खत्म करो। और दूसरा क्या करो? इनका जो बाजार है उस बाजार पर इनको इनका नियंत्रण भी दो। यानी एक तो क्या करो, इनको इनका बाजार पर नियंत्रण दो। दूसरा क्या करो, इनका जो टैक्स ले रहे हो उस टैक्स को भी खत्म करो। यूरोप में उस समय एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब वो समस्या क्या थी? उस समस्या के चक्कर में इन्होंने ये जो ना आर्थिक क्षेत्र को छेड़ा था। क्या समस्या थी कि यह मान लो उस समय लगभग यूरोप के अंदर जो फ्रांस का जो क्षेत्र था उसमें लगभग 39 राज्य थे। तो क्या था, जैसे मान लो एक बार मान लो एक राज्य है, ये 7-8 राज्य मान लो कि यहां से कोई व्यापारी चला, उसके सामने दो समस्या आती थी। पहली समस्या क्या आती थी कि जो वो यहां से चल रहा है उसको अलग अलग राज्य की अलग अलग मुद्रा होती थी। अब राज्य ये शब्द प्रयोग किया जाएगा, हालांकि था वो क्षेत्र। यानी क्या होता था कि अलग अलग जो राज्य आता था, अलग अलग जो क्षेत्र आता था, उस क्षेत्र की अपनी अपनी मुद्रा होती थी। जहां अगर भारत हमारे यहाँ पर आज को भारत में जहाँ रुपया चल रहे हैं और अमेरिका में जहाँ डॉलर चल रहे हैं, कि जा कुछ और चल रहे हैं, कि जा कुछ और चल रहे। तो उसी प्रकार क्या होता था कि फ्रांस का जो एरिया था उसी के अंदर जो मान लो उस समय 39 जो क्षेत्र थे उन सभी की अपनी अपनी मुद्रा हुआ करती थी। प्लस एक काम दूसरा क्या होता था, उनकी अपने नापने की इकाई भी अलग होती थी। नापने की इकाई भी अलग होती थी। अब इसमें क्या होता था, देखो जैसे यहां से कोई व्यापारी चल रहा था तो वो यहां पर आएगा तो उसको उसका अलग मुद्रा देनी पड़ेगी, और यहां पर वो नापेगा। मान लो कि अड़े 1 मीटर कपड़ा के अंदर मान लो 12 ही हो रहे, 12 सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी मान लो, एक बार सिर्फ अपने समझना है कि 1 मीटर के अंदर 12 हो रहा है। तो अगला जो राज्य जब ये जाएगा तो यहाँ पर इसको पैसा भी अलग देना पड़ेगा, मुद्रा भी अलग देनी पड़ेगी, और प्लस में मान लो कि यहाँ अगर 1 मीटर पर 15 हो रहा है तो वो फिर से सारा सामान नापेगा और उसके बाद वहां पर वो उसके आधार पर टैक्स देगा। फिर आगे जाएगा तो मान लो यहाँ पर 1 मीटर में 20 हो रहा है तो यहाँ पर वो फिर से नापा जाएगा, फिर से अलग सामान देगा, और यही चलता रहता था। तो इसमें दिक्कत क्या आती थी, एक तो इतनी बड़ी पोटली डालो पहला अलग से, जिसमें अलग अलग राज्य का अलग अलग पिसा होगा, फिर बांध ढूंढोगे अच्छा वो राज्य आगे लेने का पिसा दो। प्लस अब जितनी देर वो सामान नापेंगे उतनी देर व्यापारी क्या करे, यानी उनका भी आधा अड़तरा तो ही को नहीं कि कान में ईयरफोन डाल लिया, बैठ गया, गाना सुन लिया, इंस्टाग्राम पर रील देख ली, या थोड़ी देर कोई वीडियो कॉल कर लियो। भाई टाइम पास को कोई साधन ही को नहीं हो, तो साधन हो कौन सा, क्या करे। तो यानी क्या होता था, इस रास्ते के अंदर जो है उनका बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा पैसा आ जाता था। अब ये एक समस्या बन गई थी व्यापारियों के लिए, सिरदर्द और काम हो गए हो तो इसके लिए जो उदारवादी लोग थे उन्होंने आर्थिक क्षेत्र को छेड़ा था। और उसके बाद इन्होंने कार्य भी किया। इन्होंने क्या किया, प्रशा के सहयोग से जो है एक संघ का निर्माण किया, और उस संघ को नाम क्या दिया गया, जोल वेराइन संघ। जोल वेराइन संघ, क्या नाम दिया गया, जोल वेराइन संघ। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रशा के सहयोग से एक नया संघ बनाया जिसका नाम दिया गया जोल वेराइन संघ। और इस संघ ने क्या किया, नॉर्मल सी बात है, जिसके लिए बनाया जाएगा वही संघ काम करेगा। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने इस पे वही अध्ययन किया। भाई किताब में अध्ययन कौन करो, देखियो कि भाई क्या समस्या है। तो समस्या दो ही चल रही थी, एक जो वो टैक्स दे रहे थे वो टैक्स, और दूसरा कि यहाँ पर समय बहुत ज्यादा लग रहा था क्योंकि सभी की मुद्राएं अलग अलग थी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो 39 राज्यों की अलग अलग मुद्रा थी उन मुद्राओं को खत्म कर कर मात्र 2 मुद्रा फिक्स कर दी। यानी पहला जो कट्टो लेके चालता न पिसा को, वो कट्टो लेके चालनो को नहीं। अब अपन कितनी मुद्रा, मात्र 2 मुद्रा, भी 2 मुद्रा डालो, और हर राज्य के अंदर भी 2 मुद्रा देता चलो बा, 2 में से कोई एक में दे दो, एक दे दो, या फिर एक डाल लो, एक दे लो। यानी कहने पास उन दोनों में से आपके पास कोई एक भी मुद्रा है तो आपका 39 राज्यों के अंदर चल जाएगा, पहला का। दूसरा, टैक्स ही खत्म कर दिया। जो शुल्क अवरोध था, एक्स के अंदर है, एक्स ही मान लो,
जो टैक्स था वो टैक्स इन्होंने खत्म कर दिया था कि टैक्स लेना ही नहीं है, टैक्स लेना ही नहीं है, कि जहां तक आप जा रहे हो वहां पर आपको अपनी सीमा के अंदर कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। दो काम थे जिनके लिए जोल वेरिएशन बनाया गया था और वह दोनों के दोनों काम जो है वो इन्होंने कर दिए थे। पहला काम क्या कहता था कि जो 39 राज्य है उनमें अलग अलग देना पड़ता था टैक्स, वो टैक्स इन्होंने खत्म कर दिया कि किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं है। और उसके साथ सिर्फ जो 2 मुद्रा थी, कितनी, जो 39 राज्यों की अलग अलग मुद्रा थी, जो एक कट्टो लेके चालना पड़ो, अब वो चालना कौन पड़े, मात्र 2 मुद्राओं में अपना काम हो गया था।